वेलकम स्टूडेंट्स। कैपेसिटेंस के सेकंड लेक्चर में अपन ने फर्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था, वहाँ पर मैंने कुछ तो समझाने की कोशिश करी थी कि हमारे को बॉन्डेड एनर्जी की ज़रूरत थी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, कहीं पे बॉन्डेड एनर्जी मिले, इंस्टेंटली एक साथ बहुत सारी एनर्जी मिल जाए, उसके लिए अपन ने डेवलप करा जिसका नाम कैपेसिटर था। तो उसके बारे में समझाया, वहाँ पर मैंने आपको कैपेसिटेंस समझाया, मैंने वहाँ पर आपको कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल शेल का अपन ने करा है ना, डेरिवेशन फॉर सी इज इक्वल टू 4πε0r। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं बार बार मैं बोलता रहूँगा क्योंकि मेरा सेकंड लेक्चर है, पर अबाउट इसके 10 और 11 अपने लेक्चर्स बनेंगे टोटल कैपेसिटेंस पर, तो बार बार मैं ये कहता रहूँगा कि कैपेसिटी जो होती है किसी भी बॉडी की, वो हमेशा फिक्स्ड होती है, कांस्टेंट होती है। मैंने एक बार बन गया तो बन गया, बिल्कुल वैसे जैसे रजिस्टेंस होता है, जो V और I के चेंज होने से R की वैल्यू चेंज नहीं होती है, वैसे इसके अंदर भी Q और V चेंज होने से कभी भी C की वैल्यू चेंज नहीं होगी। कोई बात नहीं, समझते रहेंगे। तो आज अपन चालू कर रहे हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो अपने कोर्स के अंदर है, पर उसको समझाने से पहले सबसे पहले कैपेसिटर की ही डेफिनेशन ले रहा हूँ। वहाँ पर मैंने आपको इससे फर्स्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको इसका प्रिंसिपल भी समझा दिया था कि कैसे अपन पहुँचे कैपेसिटर बनाने के लिए। तो मैं कैपेसिटर की ही डेफिनेशन दे रहा हूँ। कई बार अपन से बोर्ड में सिर्फ यही पूछ लिया जाता है 1 मार्क्स के अंदर, तो इसलिए इसको लिख रहा हूँ। इट इज़ ए डिवाइस विच stored large number of charges means store large amount of energy in a small place या स्मॉल रीजन। समझे ना? और ये बात मैं समझा चुका था, है ना। इज कॉल्ड कैपेसिटर। ठीक। इट इज ऑफ मैनी टाइप, और मैं ये समझा चुका था, मैं जो बोल रहा था कि जहाँ पर चार्ज है वहाँ पर एनर्जी होगी सही, क्योंकि जो एनर्जी का फॉर्मूला होता है वो Q1Q2/R होता है, इसलिए इट इज ऑफ मैनी टाइप्स। पर कुछ जो मेनली यूज़ होते हैं उनके नाम लिख रहा हूँ। तो पहला है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जिसको अपन बहुत डीप में पढ़ने वाले हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, है ना। सेकंड बात करूं तो स्फेरिकल कैपेसिटर है ना। इन सबके डेरिवेशंस भी देखने वाले हैं अपन लोग। मीन्स अभी बहुत सारे लेक्चर्स हैं, बहुत सारी बातें समझनी है अपन को। स्फेरिकल कैपेसिटर, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, और आज के टाइम पर जो मोस्टली यूज़ होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में, वो होते हैं हमारे इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर्स। ठीक। तो ये कुछ हद तक डेफिनेशन हुई कैपेसिटर की, और मैंने कहा था ये डायमेंशन पर ही डिपेंड करता है, बाकी फिर अपन देखने वाले हैं। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बेटा। ठीक, नोट डाउन करें बेटा। दिख रहा है क्लियर? ठीक है, ठीक। तो कैपेसिटर जो हमारा किस तरीका दिखता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की क्या कंडीशन होती है, तो ड्राइव करने से पहले कुछ इसके बारे में समझा रहा हूँ, है ना। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या क्या होना चाहिए, पहले स्टार्टिंग में जस्ट पहले मैं इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ, है ना, कुछ इंट्रो बता रहा हूँ। इट कंसिस्ट ऑफ two plates of same size while any shape कुछ भी हो सकता है, इस बात को वो ही समझा रहा हूँ। एंड
charges on plates are equal and opposite। ठीक, पहले तो इस बात को समझाने के लिए कि अपन इक्वल एंड अपोजिट कैसे गेन कर सकते हैं, तो या तो ये तरीका है कि मैं एक प्लेट को प्लस क्यू चार्ज दे दूं, है ना। आई एम गिवन द पॉजिटिव चार्ज टू वन ऑफ द प्लेट लाइक दिस, ऐसे दे दिया अपन ने, तो ड्यू टू इंडक्शन दिस बिकम नेगेटिव माइनस क्यू बिकॉज द फार एंड इज अर्थेड, सो द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द फार एंड इज गोइंग टू द अर्थ। एक तरीका तो ये हो सकता है, या फिर ऐसे हो सकता है कि मैं दोनों को ही किससे अटैच कर दूं, एक बैटरी से, सो वन बिकम नेगेटिव चार्ज एंड अदर बिकम पॉजिटिव चार्ज। तो मैं ऐसे भी तो कर सकता हूं फिट। ठीक, एक और कंडीशन, सेकंड कंडीशन, डिस्टेंस बिटवीन देम शुड बी मैंने जहाँ ये समझा है कि इक्वल चार्ज होते हैं तो शेप भी समझा दूँ। शेप भैया ऐसे भी तो हो सकता है कि दो प्लेट्स में स्फेरिकल ले लूँ, है ना, वन इज़ पॉजिटिव चार्ज, फार एंड की अर्थिंग कर दूँ, ये हो गया पॉजिटिव चार्ज, और ड्यू टू इंडक्शन ये क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज। तो मीन्स मैं ऐसे भी तो कर सकता हूँ डायग्राम्स में। तो इसलिए बोला कि होने बराबर चाहिए, मीन्स अगर इसकी रेडियस आर है, डिफरेंट हो सकते हैं, पर जो आइडियल अगर पैरेलल कैपेसिटर बनाना है तो हमको दोनों की साइज सेम रखनी होगी, डिफरेंट वाले भी करेंगे, है ना, पर अंदर चार्ज ऑलवेज मस्ट सेम होने चाहिए जो होंगे। जब अपन डिफरेंट चार्जेस की प्लेट्स लेंगे तो भी होगा। ठीक, अभी अपन आइडियली चीज़ें पढ़ रहे हैं तो उसी ढंग से समझा रहा हूँ बात को, फिर अलग अलग में तो लेक्चर्स में देखेंगे सही। डिस्टेंस बिटवीन दैम शुड बी स्मॉल, सो द plates act as a infinite as well as electric field is uniform, electric field between them is uniform। तो ये डिस्टेंस है, मीन्स ये जो डिस्टेंस है ये बहुत छोटी होनी चाहिए, बहुत ही ज़्यादा छोटी, क्योंकि हमारे कैपेसिटर भी तो छोटे आते हैं, पर अपन जो फॉर्मूला लगाने वाले हैं वो इन्फिनाइट प्लेट्स का लगाएंगे। तो अगर ये डिस्टेंस बहुत छोटी होगी तभी तो अपन इन्फिनाइट शीट मान पाएंगे। तो डिस्टेंस बिटवीन शुड बी स्मॉल, सो द प्लेट्स एक्ट एज ए इन्फिनाइट शीट। किसकी तरह एक्ट कर सके वो, इन्फिनाइट शीट की ऐड कर सके, और जो उनके बीच में फील्ड हो बिल्कुल परपेंडिकुलर जा रही हो, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा दूर हो जाएंगी तो कहीं ना कहीं कर्ल्ड कर जाएंगी, कर्व्ड बन जाएंगी। इस वजह से मैंने ये बात लिखी, ये जस्ट मैंने इंट्रो दिया है, जस्ट इंट्रो दिया है मैंने इस टॉपिक का। ठीक, बस अब मैं पैरेलल प्लेट डेरिवेशन चालू करने वाला हूँ। स्टैंडर्ड पैटर्न से मैं कुछ इस तरह का ही लूँगा। ठीक, चालू कर रहा हूँ। ठीक बेटा, है ना। तो हमने क्या चीज़ रखी है, अपन ने एक तो प्लेट्स की जो गैप है वो बहुत छोटे रखे, कैपेसिटर उससे हुआ क्या वो भी अपन देखेंगे। ठीक बेटा, तो अपन चालू कर रहे हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। लेट कंसीडर two plates A and B of cross section area A and given plus Q charge to plate A. So due to induction
माइनस क्यू चार्ज develop inner side of B plate whose far end is earthed and the distance between them is D। ठीक, तो मैं कुछ डायग्राम यहाँ पर बना रहा हूँ। तो अपन ने दो प्लेट्स ले ली हैं, एक ए प्लेट एक बी प्लेट। अपन ने इसको दिया क्यू चार्ज, तो इस पर आ गए प्लस क्यू चार्ज, दैट इज कॉल्ड ए प्लेट। बी प्लेट एंड ड्यू टू इंडक्शन इस पर आ गया नेगेटिव चार्ज whose far end is earthed। ठीक, तो इनके बीच में क्या डेवलप हो गई? इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गई ना, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, अब अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी रही होगी आउटसाइड के अंदर, तो देखो इसके कारण जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड रही होगी, है ना, दोनों के क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो क्रॉस सेक्शन एरिया मीन्स जस्ट लाइक ये कोई भी अपन ये ले लें प्लेट, इसी को ले लें तो ये कुछ इस तरह से रखे हुए हैं, है ना, इस तरह की प्लेट्स हैं, तो ये क्रॉस सेक्शन एरिया कंसीडर करा है ए, है ना। तो प्लेट्स को अपन ने ऐसे रखते हुए दिखाया है। अब इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड उस तरफ जाएगी, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ आएगी, तो मीन्स इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी रहेगी? 0। यहाँ पर बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0, क्योंकि इधर ग्राउंडेड कर रखा है अपन ने। आई होप समझे होंगे, चाहे आप इससे कंसीडर कर लें, ये नेगेटिव वाला इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा, ये पॉजिटिव वाला रिपेल कर रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड 0। पर अगर मैं यहाँ पर बीच में आता हूँ, इनके बीच में कहीं पर कोई पॉइंट लेता हूँ, तो यहाँ पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस वाले की वजह से इधर जा रही होगी, ई ए की वजह से इस पी पॉइंट पर, और इसकी वजह से अट्रैक्ट हो रही होगी ई बी। तो इट मीन्स कहीं ना कहीं हमारे पास बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो ऐड हो गई, है ना, और जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वहाँ पर एनर्जी होगी। ये बात मैं पहले ही बोल चुका हूँ, वैसे भी एनर्जी के डेरिवेशन करने वाले हैं अपन लोग। ठीक, तो बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड थी, तो वो ही अब लिख रहा हूँ यहाँ पर, द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू प्लेट्स विल भी कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाती? तो ई ए प्लस ई बी हो जाती, किसी भी पॉइंट पर ले लूँ, क्योंकि यूनिफॉर्म तो कंसीडर कर रहे हैं, बिकॉज जो इनकी डिस्टेंस ली गई है वो बहुत ही स्मॉल ली गई है। ठीक, तो अगर मैं एक की इलेक्ट्रिक फील्ड लिखता हूँ तो एक की वजह से कितनी आती है, अपन लोग पढ़ चुके हैं इन्फिनाइट प्लेट्स के लिए, शीट्स के लिए 2/σε0। ठीक, और दूसरे की वजह से, चाहे इधर पता नहीं छन्ना दिखे तो इधर लिख देता हूँ, तो एक की वजह से σ/2ε0 एंड सेकेंड वन के लिए भी σ/2ε0। मान लिया कि इनकी डेंसिटीज अलग अलग होंगी, मीन्स अगर इसको बी बोलूँ, इस इधर ए लिख देता हूँ, इसकी अगर सिग्मा है तो इसकी माइनस सिग्मा है। ठीक, डेंसिटी पर हमको पता है इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी। डायरेक्शन किस तरह देखते हैं, तो दोनों की डायरेक्शन तो इसी तरफ आ रही है ना बेटा, इस तरफ ही आ रहा है, ई ए और ई बी, ई ए और ई बी। तो ये दोनों ऐड होकर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी हो गई? σ/ε0 हो गई ना हमारे पास, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द प्लेट्स, है ना, बिटवीन द प्लेट्स। ठीक, आई होप दिख रहा है। ठीक है, ये निकाल दिया अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ वी फाइंड पोटेंशियल बिटवीन दैम। सो द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स कैसे दिया जाता है, तो वो आप सबको पता है कि E इंटू डी कर दूं, बीच में डिस्टेंस,
पोटेंशियल डिफरेंस की बात करूं तो यहाँ पर कहीं ये हाई पोटेंशियल माइनस बी पोटेंशियल, पर अगर बात करूं तो बी की पोटेंशियल वी कर दूं और इसकी पोटेंशियल तो जीरो ही रह गई ना। पर मैं इसको भी जीरो भी नहीं लिखना चाहता, बस आपको बता रहा हूँ वी ए माइनस वी को ही अपन वी कंसीडर कर रहे हैं इस पूरे ब्लॉक के अंदर, मीन्स दैट इज ए पोटेंशियल डिफरेंस वी ए माइनस वी बी। ठीक, वैसे आपको पता है इसकी जीरो होती है, पर एक बार समझाने के लिए लिखा कि मैं क्योंकि एक की लेता तो फिर आप उसकी सोचने लगते, इसलिए दैट इज ए पोटेंशियल डिफरेंस जिसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ वी से। तो ये मेरे पास सेकंड इक्वेशन हो गई। ठीक, मैं नेक्स्ट स्टेप में क्या कर सकता हूँ, उस वैल्यू को यहाँ पर रख दूँ सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आई होप समझ रहे होंगे आप लोग क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। ठीक, अब अपन लोग जानते हैं कि मैं नेक्स्ट स्टेप के अंदर सिग्मा क्या होता है क्यू बाई ए, तो आई एम रिटन लाइक दिस। किसकी वजह से लिखा है, बिकॉज चार्ज डेंसिटी इज गिवन इज इक्वल टू टोटल चार्ज अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया कितना ले रखा है अपन ने, ए, क्रॉस सेक्शन एरिया ए ले रखा है, क्रॉस सेक्शन एरिया है ना, जिस पर चार्ज स्कैटर्ड हुए होंगे सारे के सारे। बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इधर भी जीरो है, केवल इलेक्ट्रिक फील्ड बीच में बिटवीन में थी, जैसे कि मैंने एक पॉइंट को कंसीडर करके लिया और यहाँ पर टोटल किया, इसकी वजह से इधर, इसकी वजह से इधर। ठीक, कर भी चुके हैं अपन क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। तो इट मीन्स ये यहाँ पर ठीक कुछ इस तरह से था, समझ में आ रहा है बात अपनों को, कि इसके बाद कंटिन्यू ये करा। जब ये निकाल दिया तो व्हाट वी नो अबाउट द कैपेसिटेंस, अपन को पता है Q इज इक्वल टू सी वी होता है, तो C इक्वल्स टू कितना हो जाता Q बाई वी, एंड आई एम पुटिंग द वैल्यू ऑफ Q इन दिस साइड। सो C Q इधर है और नीचे अगर मैं V की वैल्यू रखता हूँ तो Q D अपॉन एप्सिलॉन नॉट A, Q इज कैंसल्ड बाई Q, so we get C equals to epsilon naught A by D। ठीक, वापिस से क्या कंक्लूड निकल गया हमारे पास कि जो कैपेसिटी है, मैंने जो इसकी कैपेसिटी है चार्ज स्टोर करने की, इट डजंट डिपेंड्स ऑन चार्ज डेंसिटी और चार्ज और पोटेंशियल, इज डिपेंड्स ऑन ओनली क्रॉस सेक्शन एरिया एंड डेंस डी पर डिपेंड कर रही है और ए पर, मीन्स इसके डायमेंशन पर ही तो डिपेंड कर रही है, जो अपन ने पहले भी समझ लिया था। ठीक, तो ये इसका फॉर्मूला है जो अपन को रिमेंबर रखना है। अब इससे क्या क्या कंक्लूजन्स निकलेंगे वो अपन धीरे धीरे देख रहे हैं। तो इसका मतलब है अपन ने ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का डेरिवेशन किया है अपन लोगों ने। आई होप समझे होंगे क्या किया है, नोट डाउन करें। ठीक बेटा, ठीक, तो ये मैंने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ा है आपको। अब पैरेलल प्लेट से इससे कंक्लूजन्स क्या क्या निकले वो अपन देखें। था पोटेंशियल डिफरेंस विच इज रिप्रेजेंटेड बाय V, Q इज इक्वल टू डिस्टेंस E इंटू D होता है। अपन बहुत कुछ समझ चुके हैं पोटेंशियल डिफरेंस, पूरा पोटेंशियल टॉपिक पढ़े थे, 11 लेक्चर्स करें उसमें, बहुत न्यूमेरिकल्स करें। ठीक, तो अपन अब कुछ नोट्स में कंक्लूजन्स देख रहे हैं। नोट में बात करूं तो फर्स्ट अगर लिखूं तो C इक्वल्स टू कितना आया, एप्सिलॉन नॉट A बाई D व्हेन मीडियम बिटवीन प्लेट्स इज एयर, और वैक्यूम बोल दूं, है ना, क्योंकि स्टार्टिंग में वो ही ले रखा है अपना, हर चीज़ फर्स्ट एक्सपेरिमेंट एयर में ही करते हैं तो उसी पर लिखा मैंने पॉइंट। सेकंड बोलूँ तो इससे ही पता लगा कि कैपेसिटेंस इन C डिपेंड्स ऑन डायमेंशन, डायमेंशन पर डिपेंड करती है। डायमेंशंस मीन्स एरिया कोमा डिस्टेंस। ठीक, ये कंक्लूजन पता लगा, मीन्स ये Q और V पे डिपेंड नहीं कर रही है। वापिस से समझाने के लिए लिया, सिर्फ एरिया और डायमेंशन डिपेंड कर रही है। C इक्वल्स टू 1 बाई डी, मीन्स D जितना छोटा होगा C की वैल्यू उतनी ही तो बढ़ जाएगी। ठीक, यहाँ तक भी समझ गए आप बात को। तो D जितना ज़्यादा गैप, जितना ज़्यादा छोटा होगा कैपेसिटी उतनी ही ज़्यादा मिलेगी हमारे को। ठीक ठीक बेटा, समझ में आ गई।
ठीक, फोर्थ पॉइंट ले रहा हूँ, तो फोर्थ पॉइंट के लिए तो इसी को रब करके ले रहा हूँ। ठीक, नोट डाउन कर लिया। ठीक बेटा, ठीक। इफ नोट में ही है, इफ वी फिल्ड मीडियम बिटवीन, मीडियम नॉर्मली कौन सा यूज करते हैं हम, चलो मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन आर। आई होप समझे होंगे एप्सिलॉन आर, पर मोस्टली इस चैप्टर्स में बहुत टाइम से ही के से रिप्रेजेंट करते आ रहे हैं, इसलिए मैं इस बार के भी लिख रहा हूँ, क्योंकि जब मैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चन IIT एडवांस के कराऊंगा तो फिर मैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को के ही लिखूंगा, पर अभी आप लोग सभी जने एप्सिलॉन आर से जानते हैं, इसलिए मैं एप्सिलॉन आर ही लिख रहा हूँ। तो अगर अपन ने फील्ड कर दिया होता तो क्या होता, तो सपोज करें अब ये है जिसके अंदर मैंने कोई मीडियम फिलअप कर दिया है, वो एक पॉजिटिव प्लेट है, मीन्स पॉजिटिव सिग्मा, नेगेटिव चार्ज डेंसिटी, क्यू चार्ज इज गिवन, है ना, इट इज अर्थेड नॉर्मली जो क्वेश्चंस में है अपने, और ये नेगेटिव। अब आपको ये भी सब पता है कि अगर मैंने इसके अंदर कोई मीडियम फिलअप कर दिया है तो जो इसके अंदर अब इलेक्ट्रिक फील्ड रही होगी वो तो अब ई नहीं रही होगी, उस समय ई थी, पर अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो ई एयर अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगी। समझ रहे हैं क्या, एयर को बताने के लिए ले रहा हूं, नहीं तो ई बाई के हो जाएगी, ई बाई के हो जाएगी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रहेगी तो यही, डायरेक्शन तो मीन्स डायरेक्शन तो यही रहने वाली है, पर ये कंसेप्ट अपन पहले ही देख चुके हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक के फर्स्ट पार्ट के अंदर कि जब भी हम लोग डाइलेक्ट्रिक मीडियम यूज़ करते हैं तो जो अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो डिक्रीज हो जाती है मीडियम में। तो इट मीन्स अगर हमने कोई चीज़ फिलअप कर दी तो हमको एक चीज़ तो पता लगा कि जो ई एयर होता है, मीन्स ई मीडियम जो होता है, मीडियम में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो ई बाई के हो जाती है, मीन्स डिक्रीज हो जाती है। डिक्रीज बाई के वर्ड यूज कर रहे हैं बहुत बार वहां पर, सो पोटेंशियल भी तो डिक्रीज हो जाएगा। सो पोटेंशियल इन मीडियम इज ऑल्सो डिक्रीजेस, मीन्स V बाई के। V इज पोटेंशियल डिफरेंस फॉर एयर, जो अपन पढ़कर हटे हैं, इसका मतलब है ये भी डिक्रीज हो जाता है, पर ये टर्म्स में पहले भी वहां पर यूज कर चुका हूं। सो जब ये दोनों डिक्रीज हो गए हैं तो कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या आया था हमारे पास एयर के लिए, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। सिंस इन एयर में ऐसा होता है तो फिर मीडियम के लिए क्या हो जाएगा, तो अगर हम लोग मीडियम लेते हैं तो हमारे को पता लगा कि जहां पर भी एप्सिलॉन नॉट आता है वहीं पर ही एप्सिलॉन आर आ जाता है, तो इसको तो मेरे को समझाने की जरूरत नहीं है ना बेटा। तो अगर मैं इसको थर्ड इक्वेशन बोलूं तो मीडियम में क्या हो जाता, जहां पर भी एप्सिलॉन नॉट आता है उस जगह तो अपन एप्सिलॉन आर लगा देते हैं, और मैं के ना लेकर अभी के लूँ या अभी स्टार्टिंग ही है इसलिए एप्सिलॉन आर ही रखता हूँ, फिर धीरे धीरे करके चैप्टर्स में हटाऊंगा, है ना। तो ये एप्सिलॉन आर हो गया, क्योंकि आपको उसी से रिमेंबर है तो एप्सिलॉन आर ही ले रहा हूँ सब जगह, है ना, क्योंकि अपन को पता है जो भी एयर में वैल्यू होती है उसके अंदर अपन किसका डिवाइड कर देते हैं, एप्सिलॉन आर का, मीन्स डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का। तो ये भी डिक्रीज, ये भी डिक्रीज, पर अगर यहाँ पर अगर अपन देखें इस फॉर्मूले से तो हमारे को पता लग रहा है कि कैपेसिटी तो इंक्रीज हो गई, क्योंकि अपन को प्रिंसिपल भी यही था कि अगर पोटेंशियल डिक्रीज होगा तो कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी, ये बात हम लोग वैसे भी जानते थे, है ना। तो इसका मतलब ये इंक्रीज हो गई। या अगर मैं इन दोनों का कंपेयर करना चाहूँ, इन दोनों इक्वेशनों का, तो कहीं ना कहीं ये तो बोल सकता हूँ कि जो सी मीडियम है इज एप्सिलॉन नॉट आर टाइम्स ऑफ सी एयर, या अब एप्सिलॉन आर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। सो मैं कह सकता था कि जो सी मीडियम होगा इज ग्रेटर देन सी एयर,
और ये ही वजह है और बहुत सारी वजह है, उसके ऊपर ही पूरा एक लेक्चर बनेगा कि अपन ऑलवेज मीडियम वाला ही यूज़ करते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में। मीन्स जो भी अपन खरीद कर लाते हैं, इसलिए जो प्रैक्टिकल लाइफ है उसके अंदर जो कैपेसिटर होता है, जब मार्केट में खरीदते हैं फ़ैन या कूलर के लिए, तो हमारे से पूछता है कि आपको ऑयल वाला चाहिए कि पेपर वाला चाहिए। मीन्स कभी वो एज ए मीडियम पेपर यूज़ करते हैं प्रैक्टिकली, या फिर उसके अंदर ऑयल फिलअप करते हैं। ऑयल वाला थोड़ा कॉस्टली आता है और पेपर वाला थोड़ा माइन्यूटली चीप रेट में मिल जाता है हमारे को। तो इसका मतलब है ये दो चीज़ तो वापस से रिमाइंड कराई कि जब भी हम कोई मीडियम पूरा फिल कर देंगे, कंप्लीटली फिल्ड किया है, पार्शियली फिल्ड का तो भी डेरिवेशन करने वाले हैं अपन, है ना। तो जब भी अपन ऐसा करते हैं तो कहीं ना कहीं कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है। ये बात लिखाइए बेटा, करें नोट डाउन बेटा। ठीक, नोट डाउन कर लिया? ठीक बेटा, रब कर रहा हूँ। तो इसका मतलब हमारे को ये पता लगा कि कैपेसिटी क्या हुई, इंक्रीज हो जाती है जब मीडियम यूज़ करते हैं। और इसी वजह से मार्केट में बीच में एयर वाला नहीं आता है, हमारे ऑलवेज कौन सा आता है, कोई ना कोई मीडियम वाला। ठीक, तो नेक्स्ट डेरिवेशन देख रहे हैं बेटा अपन। डिटरमाइन कैपेसिटी, कैपेसिटेंस बोल दें, कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट। चलो इसको चालू करूं, उससे पहले छोटे छोटे उस पर दो क्वेश्चंस भी कर लें। ठीक है, तो इसको भी रब कर रहा हूं। पहले दो क्वेश्चन कुछ छोटे से कर लेते हैं कि अपन को दो प्लेट्स दी गई, दो प्लेट्स दी गई, वही क्यू चार्ज, एक की चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा, बीच की डिस्टेंस डी, लेंथ दी गई बी, लेंथ नहीं ब्रेथ दी गई अपन को इसकी बी, और लेंथ दे दी गई ए। अपन से बोला फाइंड द कैपेसिटी, तो अपन लोग मैंने अपन से बोला क्या गया, फाइंड सी, फाइंड सी। तो अगर अपन बात करें सॉल्यूशन की कि दो पैरेलल प्लेट्स दे रखी हैं, बस उनकी लेंथ और ब्रेथ दे दी गई है, तो C इक्वल टू क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, ये होता है। तो हमारे पास आंसर कितना हो जाता है, यही लिख देता हूँ, एप्सिलॉन नॉट, एरिया कितना हो जाता, L इंटू बी, और डिस्टेंस तो D ही ले रखी है, ये हमारे पास की कैपेसिटी हो जाती। समझ रहे होंगे बेटा, है ना। एक और क्वेश्चन ले रहा हूँ। सपोज करो अगर हमारे को दो ऐसे सर्किल प्लेट्स दे रखी होती, वही एक को चार्ज दे रहे हैं, एक की चार्ज डेंसिटी सिग्मा, दूसरे की माइनस सिग्मा, और इसकी रेडियस दे रखी है आर, नेक्स्ट वाले की भी आर, और जिनका बीच का डिस्टेंस है वो दे रखा है हमारे को एक्स। और अपन से वापस से फिर बोला फाइंड सी ऑफ दिस सिस्टम, है ना। तो इसका मतलब है हम लोग वापस से क्या फॉर्मूला जानते हैं, सॉल्यूशन करते हैं तो C इज इक्वल टू A बाई डी। तो अगर इसका एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन नॉट ही बना रहेगा, जब कुछ मीडियम नहीं बोलते तो हम एयर ही कंसीडर करते हैं। तो इसका एरिया कितना हो जाता, पाई आर स्क्वायर, है ना, क्योंकि इस डिस्क शेप का कितना होता, सर्किल शेप की दो प्लेट्स ले रखी हैं अपन ने, है ना, और अपॉन डी, डी की जगह कितना आ जाता, एक्स, ये हमारा आंसर हो जाता। आई होप समझे होंगे। ठीक है, क्वेश्चन और कर रहे हैं। इफ capacity of parallel plate capacitor in air is 2 microfarad, then find capacity when a medium of dielectric constant 20 या 30 कर देता हूँ, 30 filled between the plates। ठीक, तो अब क्या होता, तो कहीं ना कहीं हमारे को एयर के लिए कितनी दे रखी है, 2 माइक्रोफैरड।
ठीक। और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना दे रखा है हमारे को 30। तो मीडियम के लिए कितनी हो जाती, जब हम कोई मीडियम के लिए लेते हैं तो एप्सिलॉन आर किससे मल्टीप्लाइड हो जाता है, एयर वाले से मल्टीप्लाइड हो जाता है। ठीक, क्योंकि नॉर्मल सी अपन एयर के लिए कंसीडर करते हैं, तो बस मेरे को इस 30 को किससे मल्टीप्लाइड कर देना था 2 से। तो देखें जैसे ही अपन ने मीडियम यूज़ करा इसकी कैपेसिटी बढ़ गई ना। तो अब इतने सिंपल न्यूमेरिकल्स तो अब आप समझ गए होंगे कि इतने सी बात पर तो अपन क्वेश्चंस कर ही सकते हैं, है ना। ठीक ठीक, नोट डाउन करें। ठीक, अब डेरिवेशन करा रहा हूं मैंने आपको। अभी तो ये बताया था कि अपन ने क्या फिल करा है। वैसे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का तो पूरा एक लेक्चर बनेगा कि इसके फिलअप होने पर क्या होता है, ब्रेकडाउन वोल्टेज पढ़ेंगे, है ना, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ पढ़ेंगे। तो पहले वो मेरे को एक पूरा लेक्चर बनाना है उस पर, तो पूरा एक्सप्लेन करने के लिए, क्योंकि वो अपन एडवांस का क्वेश्चन है उसके अंदर से, है ना बेटा। इसलिए कभी कभार एम्स में भी रहा करते थे क्वेश्चंस। ठीक, अब वो डेरिवेशन कर रहा हूँ कि अपन ने पूरा फिलअप ना करके बीच में छोटा कोई स्लैब रख दिया होता। डिटरमाइन द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ a dielectric slab of thickness d is thickness t and of dielectric constant एप्सिलॉन आर और के दोनों ही लिख रहा हूँ, है ना बेटा। क्योंकि अगर अपन पुराने बुक्स में देखेंगे तो बार बार में के आता है, पर कुछ बायोलॉजी के स्टूडेंट्स होते हैं उनको कहीं ना कहीं के से प्रॉब्लम होती है, क्योंकि के उनका फोर्स वाले में भी आया हुआ होता है, इसलिए, है ना। फोर्स में F = K Q1 Q2/r², इसलिए जो इसका स्टैंडर्ड सिंबल है वैसे भी NCERT एप्सिलॉन आर ही यूज़ करती है वर्ड, पर जितनी भी हमने हमारी IITs की बुक्स होती हैं, है ना, उनके अंदर के ही रिप्रेजेंट होता है। ठीक, और पुराने टाइम की जितनी बुक्स हैं उनमें सब में ही डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को के से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक, तो मैं ड्राइव सॉल्यूशन करना चालू कर रहा हूँ। सॉल्यूशन मीन्स ड्राइव करना चालू कर रहा हूँ, है ना, ड्राइव करना चालू कर रहा हूँ। तो फॉर्मूला डेरिवेशन सब कुछ वही है जो फिलअप कर रहा हूँ। तो सबसे पहले बात करें तो आपके प्लेट वही क्यू चार्ज दे रखा है अपन ने, ठीक, और बीच में अपन ने एक स्लैब रख दी है, और ये नेगेटिव है और ये अर्थिंग हो रही है, वही प्लस क्यू माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज, क्रॉस सेक्शन एरिया वही है और डिस्टेंस डी है पूरी प्लेट्स के बीच में, और इसकी थिकनेस ले रखी है अपन ने टी। ठीक, ये अपना डाइलेक्ट्रिक मीडियम था, डाइलेक्ट्रिक मीडियम। अब हुआ क्या होगा, यहाँ पर बात करें तो ड्यू टू इंडक्शन इस पर क्रिएट हो गए होंगे नेगेटिव और इस पर क्रिएट हो गए होंगे पॉजिटिव। मीन्स यहाँ पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गई, एक आउटसाइड में हो गई ना बेटा, एक आउटसाइड में क्रिएट हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड, मीन्स वो एयर में, इधर एयर पार्ट है तो इसका मतलब है एयर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड को E0 से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, E0 से, है ना, क्योंकि नॉट सिंबल इज ऑल्सो यूज फॉर एयर। अब एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर क्रिएट हो गई, इनके बीच में बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं, बोल चुका हूँ कि बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर देता हूँ EI से, इंडक्शन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुई तो आई लिख रहा हूँ, क्योंकि जो अपन पूरा एक लेक्चर इस पर पढ़ाऊंगा डाइलेक्ट्रिक मीडियम पर, तो वहाँ पर बहुत कुछ मैं EI ही स्टैंडर्ड सिंबल लूँगा। तो ये क्रिएट हो गई। ठीक, अब अगर बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड किस किस जगह पर क्रिएट हुई है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुई है एयर में और ये हुई है टी थिकनेस पर। तो पोटेंशियल डिफरेंस टोटल कितना हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस तो जस्ट ऐड करना होगा, हमारे को करना होगा ना ऐड। तो इट मीन्स यहाँ पर बोलूँ
तो अपन ने चालू करा डेरिवेशन, क्रॉस सेक्शन एरिया इसका ए है तो इसका भी क्रॉस सेक्शन, मैंने जितनी जगह होगी उतनी जगह पे तो स्लैब रखा होगा अपन ने पॉलीथीन से, जैसे कोई भर कर अपन ने ऑयल रख दिया उसके बीच में। ठीक, डाइलेक्ट्रिक मीडियम समझ में नहीं आ रहा तो थोड़ा सा ऐसे फिलिंग कर देता हूँ, मार्कर है, नहीं तो पूरा शेडेड कर देता है ना। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, सब जगह भरूंगा तो समझने में नहीं आएगा। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड मीडियम फिलअप है। ठीक, सो द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स विल बी कितना हो जाता हमारे पास। तो पोटेंशियल एक तो होता हमारे एयर वाले ब्लॉक में और एक पोटेंशियल होता हमारा डाइलेक्ट्रिक मीडियम में, मीन्स मीडियम में। फॉर्मूला वही काम में लेते, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू किसके इक्वल्स टू होता है हमारे पास, E इंटू डी आर के। तो वही यहाँ पर ले रहा हूँ। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी लग रही है, E नॉट, तो डिस्टेंस कितनी आ रही है इनके बीच में। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है ये तो D माइनस टी ब्लॉक पर लग रही है ना, D माइनस टी ब्लॉक पर। ठीक, और ये मीडियम वाली जो लग रही है वो तो केवल T ब्लॉक पर लग रही है ना, उसके बीच के गैप पर। तो इट मीन्स ये मैं इंडक्शन वाली ले लेता, T ब्लॉक तक लग रही है। आई थिंक समझे होंगे यहाँ तक। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड तो वैसे ही काम कर रही होगी। अगर मैं बाहर कोई पॉइंट लेता हूँ तो इसके कारण अभी देख कर आए, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी। इसकी बात करूँ तो सिग्मा अपॉन मीडियम आ जाता ना। ठीक, और ये आ जाता टी थिकनेस। यहाँ तक भी आई होप दिक्कत नहीं हो रही होगी। मीडियम है, मीडियम के लिए अपन सिर्फ एप्सिलॉन टी यूज़ करते हैं। और अगर ये भी ना लिखूं तो सीधा ही ये लिख दूं, क्योंकि आपको मैंने वहाँ पर जब न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करा रहा था तो ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम सीधा लिख देता हूँ। और ये लिखा क्यों है, यहाँ अगर भार की बात करूँ तो इसकी वजह से भी इधर, इसकी वजह से भी इधर। अगर मैं यहाँ पर कोई पॉइंट बीच में लेता हूँ तो इसके कारण इधर, तो इसके कारण भी इधर, मैंने हो तो ऐड ही रही है ना। तो इसका मतलब है, क्योंकि इसको भी तो मैं शीट ही मान सकता हूँ, इसको, इस वाले ब्लॉक्स को भी। अगर मैं इसको चार डेंसिटी ना बोलकर, अगर मैं इसको चार डेंसिटी देना चाहूँ कि सिग्मा है प्लस ये सिग्मा 1 है, तो एक्चुअल में ये भी तो सिग्मा नेगेटिव आई हो गया। और इधर की तरफ चार डेंसिटी की बात करूँ तो ये सिग्मा प्लस आई डेंसिटी हो गई ना। और फिर पूरा टॉपिक समझाने वाला हूँ, है ना। केवल यहाँ पर कोई इतना सब कुछ अभी डेरिवेशन में जरूरत नहीं पड़ती है अपन को, पर समझाने के लिए बात करूँ तो ये भी शीट की तरह ही काम कर रहे हैं, इसके एजेस इस कंडीशन में। इसलिए इसकी चार्ज डेंसिटी इंडक्शन के कारण, वो इंडक्शन के कारण लिख दी। आई होप समझे होंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। पूरा पढ़ रखा है बेटा अपन ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। वही सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट जो अपन अभी जस्ट इससे पहले पैरेलल प्लेट में देखा था अपन ने, वही रखा है। ये मीडियम का ब्लॉक था, टी थिकनेस तक ये वैल्यू रख दी। मैं नेक्स्ट स्टेप के अंदर ही यहाँ पर क्यू बाई ए देख सकता हूँ, एप्सिलॉन नॉट ए टी माइनस डी। यहाँ पर भी चार डेंसिटी की बात करूँ तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए, ये तो ऐसे रहने देता हूँ, क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। ठीक, ये इक्वेशन नंबर हमारी सेकंड हो गई। ये हमने जब पोटेंशियल निकाल दिया तो बस इसमें थोड़ा सा और अरेंज कर दूं। क्या क्या कॉमन ले सकता हूँ मैं इसमें से, Q कॉमन ले सकता हूँ, एप्सिलॉन नॉट A कॉमन ले सकता हूँ, तो D माइनस टी प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन आर, यही तो वैल्यू बची मेरे पास V की। तो इसका मतलब है इसको इस तरह से लिख दूँ, इक्वेशन को लिख दिया। और ये कंडीशन सब आइडियल्स कंडीशंस ले रहे हैं अपन, ठीक, क्योंकि अपन डेरिवेशन कर रहे हैं बोर्ड लेवल का। ठीक, तो इसका मतलब है अब अगर मैं इस वैल्यू को, अगर मैं सिंस कैपेसिटेंस निकालना है और हर डेरिवेशन में जब पोटेंशियल निकल जाता है तो हम सीधे ही पहुंच जाते हैं डेरिवेशन पर। Q इजिकल टू सी वी पढ़ रखा है, तो C इक्वल्स टू कितना हो जाता है, Q बाई वी। तो C की वैल्यू कितनी आ जाती, Q, और ये पूरी वैल्यू यहाँ पर रख दूँ, Q एप्सिलॉन नॉट A और ब्रैकेट के अंदर T माइनस टी प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन आर। ये वैल्यू आ जाती, Q से Q कैंसिल होता, एप्सिलॉन नॉट ऊपर जाता, तो C की वैल्यू कितनी आ जाती, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन
डी माइनस टी प्लस टी बाई टी आर। ठीक, अगर आप डेरिवेशन को देखें तो इससे कंक्लूजन क्या निकल रहा है हमारा, दैट इज कॉल्ड थर्ड इक्वेशन। और फिर ये हमारी फोर्थ इक्वेशन हो गई। कहीं ना कहीं हमारी जो डिस्टेंस है वो डिक्रीज हुई ना थिकनेस फिलअप करने से, हुई नहीं हुई। और साथ साथ में यहाँ पर क्या आ रहा था, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू। ठीक है, यही हमारे पास आंसर आ रहा था। तो जब हमने कोई स्लैब डाली तो भी उसकी कैपेसिटी इंक्रीज हो गई, क्योंकि यहाँ पर डी डिक्रीज हुआ था और इसके इंक्रीज होने से कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा था टी अपॉन एप्सिलॉन आर के, है ना, क्योंकि एप्सिलॉन आर का डिवाइड जा रहा है, टी एप्सिलॉन आर के मुकाबले तो छोटा ही है। तो कहीं ना कहीं वैल्यू हमारे को इसका कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं था, मीन्स कुल मिलाकर वैल्यू इंक्रीज हुई। तो ये डेरिवेशन है जो कहीं ना कहीं बोर्ड एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है बेटा, है ना। ठीक, नोट डाउन कर लिया, आई एम रबिंग। ठीक, रब कर रहा हूं बेटा इसको। ठीक, तो अपन ने इससे कंक्लूजन्स क्या निकाले वो ही नोट में समझा रहा हूं। तो सी अपन ने जब अभी स्लैब लिया था, स्लैब ली थी अपन ने, तो उस समय जो सी की वैल्यू निकली थी वो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी माइनस टी प्लस टी बाई एप्सिलॉन आर। आदत वैसे के लिखने की है, पर क्योंकि बोर्ड लेवल का करा रहा हूँ इसलिए करेक्ट वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कंपटीशन में तो के से ही देंगे। तो इट मीन्स इसको कहीं ना कहीं ऐसे लिखते हैं अपन। तो हियर डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स डिक्रीजेस, सो कैपेसिटी इंक्रीजेस। तो देखो, जब अपन ने पूरा फिलअप करा था तो भी इंक्रीज हुई थी, और जब हम लोगों ने स्लैब के फॉर्म में डाला तो भी इंक्रीज हुई है, क्योंकि बीच का डी में से ये माइनस हो रहा है, मीन्स डिक्रीज हो रही है। क्योंकि वो डिक्रीज कितने से हो रही है, तो इसको मैं कुछ ऐसे भी बोल सकता था, डिक्रीज कितनी हो रही है, डिक्रीज बाई टी। क्योंकि मैं इस वाले फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी बाई एप्सिलॉन आर। इस वाले ब्लॉक में ही तो इसको डिक्रीज करा, डिक्रीज बाई टी एप्सिलॉन आर, है ना। इस वाले ब्लॉक में ही तो इसको डिक्रीज करा, है ना। डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स डिक्रीजेस, सो कैपेसिटी इंक्रीजेस बाई दिस पार्ट से तो इंक्रीज हुई। ये तो एयर का पार्ट था ना हमारे पास। आई होप समझे होंगे क्या बोलना चाहता हूं, नहीं तो कोई बात नहीं, ये रहा फॉर्मूला हमारे पास। ठीक, अगर मैं इसके अंदर जो अपन ने प्लेट्स फिलअप कर रखी थी ऐसी बहुत सारी अलग अलग थिकनेस का यूज कर लेता, तो मीन्स अगर मैं एक का थिकनेस लेता T1, दूसरे वाली की थिकनेस लेता T2 थिकनेस का, और ऐसे ही मैं बहुत सारे ऐसे डॉट 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 करके फिलअप कर देता। लास्ट वाली का कंसीडर कर लें Tn थिकनेस का, दो प्लेट्स के बीच में, मीन्स एक प्लेट पॉजिटिव है, मीन्स वो प्लस क्यू वाली माइनस क्यू वाली, वही अर्थिंग कर रखी है। इतने सारे फिलअप कर दिए, सबका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब बोले तो इस बार के यूज कर लूं, K1 K2, तो ये Kn हो गया। ठीक, तो इट मीन्स मेरे जो फॉर्मूला है इस सेकंड केस के लिए, अगर मेरे को फॉर्मूला लिखना होता तो C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए, तो वही रहता क्रॉस सेक्शन एरिया, है ना। ये प्लेट्स ले रखी है, नेगेटिव नेगेटिव है ये वाली प्लेट्स। इन प्लेट्स में अपन ने अलग अलग स्लैब थिकनेस की फिलअप कर दी अपन ने, तो कहीं ना कहीं D तो D की जगह रहता, क्योंकि ये जो कैपेसिटेंस है इनकी बीच की डिस्टेंस तो D है। ठीक, पर क्योंकि यहाँ पर माइनस का T आ रहा है, ऐसा कितने सारे T आने लगते हैं अब, T1 T2 T3
डॉट 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 टी एन, ये आ जाते हैं ना यहाँ पर। और प्लस में बात करूँ तो यहाँ पर कैसे आने लगता, टी वन बाई के वन, टी टू बाई टी के थ्री के टू, और ऐसे डॉट 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 टी एन बाई के एन। समझे क्या करा है मैंने? ठीक, मैंने कुछ ये डी है, मीन्स मल्टीपल, बहुत सारी अगर हमारे पास प्लेट्स की थिकनेस अलग अलग होती तो अपन ने एक स्लैब के लिए निकाल रखा है, तो ये टी भी तो बहुत सारे हो जाते, तो सबका टी पी की जगह रख दिया और सबका ये वन अपॉन ऐड करके यहाँ पर रख दिया। और ये तो मैंने आपको बता ही चुका हूँ कि इस चीज़ को अपन के की तरह भी बोलते हैं। डाइलेक्ट्रिक स्लैब को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मीन्स डाइलेक्ट्रिक को ही हम लोग क्या बोल देते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पर के वर्ड यूज़ करा है, तो हियर जो के है वही हमारा एप्सिलॉन आर है, वही हमारा एप्सिलॉन आर है। समझ रहे हैं? क्योंकि चाहे मैं इसको ऐसे लिखूं, चाहे मैं इसको ऐसे लिख देता, एप्सिलॉन नॉट ए, डी तो अपनी जगह है ही माइनस के साथ, T1 प्लस T2 प्लस T3 डॉट 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 Tn प्लस T अपॉन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, फिर डायल R1 ऐसे लिखना होता ना, जो जगह लेता हमारी पहले वाले मीन्स के की जगह ये ले रहा हूँ। पर जितनी भी अपनी IITs की बुक्स होती हैं, 1 2 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, 2 अलग अलग मीडियम का फिलअप कर रखा है, तो Tn का कितना हो जाता है हमारे पास, Rn। ठीक, तो उस समय हम कुछ इस तरह से लिखते हैं फॉर्मूले को, एक ही है, चाहे हम ऐसे लिखें चाहे ऐसे लिखें, और लगा देता हूं बीच में, दोनों को लिखा तो एक ही तरीके से मैंने। ठीक, आई होप समझे होंगे, नोट डाउन करें। डेरिवेशन इंपॉर्टेंट था, एज ए बोर्ड एग्जाम बात करें तो इंपॉर्टेंट था कि हाँ ऐसा हुआ। ठीक, अब सपोज करो अगर इनके बीच में अपन लोगों ने स्लैब रख दी होती मेटल की, तो क्या होता? ठीक ठीक, तो दो ढंग से समझा रहा हूं। ठीक, तो अपन ले रहे हैं क्वेश्चन को, डिटरमाइन कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट व्हेन अ metallic slab of thickness T is placed between plates। ठीक, क्या होता? दो ढंग से इसका आंसर दे दूंगा। पहले तो वो ही कंसीडर कर लें कि सपोज करो अपन लोगों ने वही एक प्लेट को क्यू चार्ज दिया, अर्थिंग कर रखी है, इसका मीन्स इस पर पॉजिटिव प्लस, इस पर नेगेटिव प्लस, मीन्स इस पर प्लस प्लस चार्ज है ना। चार्ज डेंसिटी रिप्रेजेंट कर देता हूँ, माइनस 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 माइनस, बीच की जो डिस्टेंस है इस डी, और यहाँ पर इस बार हम लोगों ने कंडक्टर प्लेट रख दी है, जितना बनाया है उतना ही कंसीडर में ले रहा हूँ। ठीक, ये अपन ने टी थिकनेस की इस बार कंडक्टर प्लेट रख दी है, मेटेलिक रख दी है ना। तो ये जो ले रखा है अपन ने वो कंडक्टर ले लिया। अब इतने चैप्टर्स पढ़ चुके कि हमारे को पता है अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रह गई, अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, तो इट मीन्स हुआ क्या, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर रह गई हमारे आउटसाइड में, सिर्फ आउटसाइड में रह गई इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड एयर वाली। ठीक, सिर्फ आउटसाइड में रही हमारे पास, दोनों तरफ सिर्फ आउटसाइड में ही इलेक्ट्रिक फील्ड रही है। एक ही जगह रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, कोई जना दो ना समझने लग जाए। तो कंडक्टर था तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गई। सो अगर मैं अब बात करूँ कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स कितना रहा होगा,
तो पोटेंशियल डिफरेंस को अपन V से ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड का ब्लॉक तो ये ही रहा, E नॉट पर। ये कहां पर लगा? D माइनस टी ब्लॉक पे ही तो लगा, समझ रहे हैं। और E की जगह में क्या रख देता वैल्यू? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट T माइनस टी। ठीक, और जैसे ये निकला है तो मैं सीधा ही कैपेसिटेंस का, जब भी, क्योंकि कैपेसिटेंस के डेरिवेशन इज क्वाइट इजी फॉर द बोर्ड एग्जाम्स, बिकॉज कहीं ना कहीं हम जैसे ही पोटेंशियल फाइंड आउट करते हैं वी इजीली एबल टू डिटरमाइन द, और एक स्टेप और इस पोटेंशियल की चेंज कर देता हूं। क्या सिग्मा की जगह में Q बाई ए नहीं लिख सकता यहीं पर ही? D माइनस टी। तो दिस इक्वेशन इज कॉल्ड 2। वी नो डेट पोटेंशियल, है ना। और ऐसा क्यों कर पाया? तो अपन को पता है चार्ज डेंसिटी इज रिटर्न एज, जो भी सिग्मा रहा होगा और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया इज ऑलवेज टेकन ए, है ना, ऑलवेज टेकन ए इन दिस चैप्टर। सो Q इज इक्वल टू क्या पढ़ रखा है अपन ने? CV। तो C इज इक्वल टू कितना हो जाता? Q बाई V। तो हमारे पास आंसर कितना हो जाता? C इज इक्वल टू Q की जगह है। और अगर मैं यहाँ पर V की वैल्यू पुटिंग करता हूँ तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी, C से C कैंसल्ड होता, वही एप्सिलॉन नॉट A ऊपर आता और नीचे बचता D माइनस टी। आई होप अब आप समझ गए होंगे क्या करा है। ये थर्ड था। तो ये फोर्थ इक्वेशन मीन्स कैपेसिटी फिर इंक्रीज हो गई जब हमने डाइलेक्ट्रिक, मैंने हमने कंडक्टर बॉडी रख दी, तो भी इसकी डाइलेक्ट्रिक मीन्स इट्स कैपेसिटी इंक्रीजेस बिकॉज गैप डिक्रीजेस, बिकॉज गैप डिक्रीजेस। क्रॉस सेक्शन एरिया तो वही रहा जो पर बीच की जो डिस्टेंस थी कहीं ना कहीं थिकनेस ने डिक्रीज करी और इस तरह से हमारे को क्या मिल गया? कैपेसिटी इंक्रीज हो गई। क्या इसको सेकंड मेथड से भी सॉल्व करा जा सकता था क्या? सेकंड मेथड अभी अपन लोग पढ़कर आए थे अभी मीडियम में कि एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन A इज इक्वल टू होता है D माइनस टी प्लस टी बाई एप्सिलॉन R, पढ़ा था। पर फॉर मेटल कितना होता है? फॉर मेटल डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज इन्फिनाइट, होता है ना। तो अगर मैं यहां पर ये इन्फिनाइट रख देता हूं, इस जगह पर इन्फिनाइट रख देता हूं, तो आपको पता है कि ये वैल्यू इन्फिनाइट रखते ही 0 हो जाएगी। आंसर तो हमारे पास ये ही आ जाएगा ना, D माइनस टी, है ना। क्योंकि अपन ने सेकेंड या थर्ड लेक्चर के अंदर अपन लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लेक्चर में पढ़ा था अपन ने कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जब समझाया था, कैपेसिटर के साथ भी समझाने वाला हूँ बहुत अच्छे से, पर उसको एक पूरा नए ही में ही बताना पड़ेगा। जो आपको बोल चुका हूँ, मेरे को आपको ब्रेक डाउन वोल्टेज, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, ये सब कुछ पढ़ानी है, तो कम से कम उसके लिए भी 1 घंटा चाहिए। तो अपन बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं आगे। तो कहीं ना कहीं मैंने इसको फॉर्मूले से भी निकाला और ड्राइव भी कर दिया, ठीक। क्योंकि हमारे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, सीबीएसई बोर्ड ने भी क्वेश्चन पूछा है, मेटेलिक शीट को रखेंगे तो उसको ड्राइव करें। अब क्वेश्चन क्योंकि 3 मार्क्स में दिया था तो अपन को ऐसा लिखना पड़ता, पर अगर हमारे से सिर्फ 1 मार्क्स में पूछा जाता तो कहीं ना कहीं हम ये फॉर्मूला यूज़ कर लेते ना, क्योंकि ये तो वैसे भी रिमेंबर करके जाते हैं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ये वाला फॉर्मूला। ठीक बेटा, नोट डाउन कर लिया? ठीक, रब कर रहा हूँ बेटा इसको। मैं आपको ये बता चुका था कि जो फैराड होता है एक बहुत बड़ी लार्ज क्वांटिटी है ना, कि बहुत बड़ा साइज चाहिए होगा। ठीक ठीक, तो अब क्योंकि अब एक टॉपिक में फोर्स को समझा रहा हूँ, फोर्स को, है ना, क्योंकि अपन ने जब 2 प्लेट्स लगा रखी हैं तो एक दूसरे को खींचेगी भी तो सही, है ना, और इसी वजह से कहीं डाइलेक्ट्रिक मीडियम की बहुत इंपॉर्टेंस होने वाली है 2-3। पर ठीक है, वो पता नहीं थर्ड लेक्चर में या फोर्थ लेक्चर में समझाऊंगा शायद मैं उस बात को, 4th या 5th लेक्चर में वापस से टॉपिक लूँगा। ठीक ठीक, तो अभी टॉपिक ले रहा हूँ
फोर्स बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स इन कैपेसिटर। ठीक, ले रहा हूं बेटा टॉपिक को, है ना। तो अगर अपन बात करें कि यहां पर अपन ने क्यू चार्ज दिए थे प्लस क्यू, सामने इंडक्शन की वजह से नेगेटिव चार्ज आ गए थे। रिमेंबर है बेटा आपको, है ना। यहां पर क्यू चार्ज दिया था, इंडक्शन से आया, अर्थिंग का केस ले रहे हैं अभी, फिर तो बहुत कुछ चीज चेंज करेंगे, तो ठीक है। और डिस्टेंस डी थी अपने इनके बीच के अंदर। अब आप खुद सोचें, क्या इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लग रही है? तो मैं इस प्लेट को नाम दे देता हूं ए, और इस 1, और इसको नाम दे देता हूं 2। ठीक, तो इसका मतलब है मैं क्या लिख सकता हूं, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। चलो प्लेट की नेम्स ये ही कर देते हैं अपन लोग, ये प्लेट ए है, ये प्लेट बी है। तो फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, कितना फोर्स लगता, ये तो पता लगने लगा कि ये इसको ऐसे खींच रहा होगा, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है ई। तो फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए लिखना हो तो मैं क्या यहां पर क्यू ई फॉर्मूला नहीं लगा सकता? ठीक, ये वाला फॉर्मूला जो अपन लोग जानते हैं, F इजिकल टू क्यू ई होता है। ठीक, फॉर्मूला इधर लिख देता हूं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी ए वाले की, इलेक्ट्रिक फील्ड ए वाले की, और चार्ज किसका ले लूं, बी वाले का, जो कितना दिख रहा है हमारे को, क्यू। और इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ रही होगी, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आ रही होगी ना। आई होप समझ रहे होंगे क्या कर रहा हूं मैं। फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए निकाल रहा हूं, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए निकाल रहा हूं। तो चार्ज ले रखा है इसका और इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहे हैं उसकी, और अपन को पता है वन प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक, तो वन प्लेट की वजह से ये ए वाली प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड ये ले ली। अब मैं क्या चार्ज को वापस से इस चार्ज को या इस सिग्मा को मैं Q बाई ए नहीं लिख सकता, इस वाले को लिख सकता हूं ना, क्योंकि चार्ज डेंसिटी इसको अगर Q प्लस Q बोल रहा हूं, उसकी जगह इसको प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा बोल सकता हूं ना। 400 Q दिख ही रहा है आपको, तो सिग्मा अगर इसका लिया था तो Q बाई ए तो लिख ही सकता हूं ना, क्योंकि अपन को पता है कि जो सिग्मा होता है वो Q बाई ए होता है। वो तो दोनों में ही सेम है ना, दोनों का अपन ने सेम ले रखे हैं चार्ज के इंडक्शन की वजह से। तो इट मीन्स आंसर क्या आ गया, Q स्क्वायर 2 एप्सिलॉन नॉट ए। इतना फोर्स अप्लाइड करा, और ये तो पता है कि ये वाला फोर्स किधर जा रहा है, टूवर्ड्स, कहां पर लेकर जा रहा है, टूवर्ड्स लेफ्ट। और ये फोर्स, ये तो पता है कि ये फोर्स, जितना फोर्स ये अप्लाइड कर रहा होता उतना ही फोर्स ए पर 2 की बी की वजह से लग रहा होता। तो अगर ये वाली प्लेट इसको इधर घसीटना चाहती है तो ये वाली प्लेट इसको इधर घसीट रही होती ना, समझे होंगे। नोट डाउन करें बेटा इसको। ठीक बेटा, ठीक बेटा। तो अपन अब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करा रहा हूँ ग्राफ के थ्रू, जिससे कि अपन लोग कहीं ना कहीं डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट और इनका मीनिंग समझें, है ना। ठीक ठीक, तो एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, ड्रॉ ग्राफ बिटवीन, सबसे पहले ले लेता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्टेंस। ठीक, तो इट्स क्वाइट ईजी। इसी में समझाने के लिए पहले ग्राफ को कहीं ना कहीं, ये तो ली मैंने प्लेट +1, ठीक, और एक ले लिया मैंने, थोड़ा और बड़ा लूँ जिससे लिख पाऊँ उसके अंदर। मैंने ये लिया है
डाइलेक्ट्रिक मीडियम, डाइलेक्ट्रिक मीडियम, डाइलेक्ट्रिक मीडियम। ठीक, फिर वापस से मैंने गैप लिया और यहाँ पर रख दिया मैंने कंडक्टर। ठीक, और इस जगह पर ली मैंने थोड़ा सा और दूर, यहाँ पर ली नेगेटिव प्लेट। ठीक, ये पूरा दिख रहा है उस पोर्शन तक? ठीक है, दिख रहा है ना? अब मैं कुछ एक तो चार डेंसिटियाँ नोट कर रहा हूँ जिससे थोड़ी समझ में आए बात कि यहाँ पर तो अपन ने वही एंट्री करी थी, तो इस जगह पर बात करूँ तो इसकी चार डेंसिटी ले रहा हूँ सिग्मा प्लस सिग्मा, तो इसकी कितनी होगी माइनस सिग्मा, है ना? इसको थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ, एंड डिस्टेंस। ठीक, यहाँ पर कुछ कंक्लूजन दे रहा हूँ जो अपन अगले टॉपिकों में भी देखेंगे। तो मैंने कहा था कि यहाँ पर इंडक्शन की वजह से ये नेगेटिव नेगेटिव आए होंगे, यहाँ पर पॉजिटिव पॉजिटिव आए होंगे, है ना, जस्ट रिवर्स, और चार डेंसिटी भी चेंज हुई होगी। तो इसका मैं सिग्मा ले रहा हूँ इंड्यूस वाला, इंडक्शन वाला, और यहाँ पर चार डेंसिटी लिख रहा हूँ इंडक्शन वाली। पर जब गुड कंडक्टर होता है तो उसके अंदर उतनी ही कैपेसिटी आ जाती है, ऐसा अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक में देख चुके हैं। तो इस पर भी सिग्मा, और वो भी आएगा तो इस पर भी नेगेटिव रेसिप्रोकल, और इस पर आ जाएगा प्लस प्लस। पर डेंसिटी इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट कि मैं कर क्या रहा हूँ। गिवन तो ये था, इस पूरी गैप के लिए जो दे रखा है उसके लिए अपन को ग्राफ ड्रॉ करना है, और इनके बीच की डिस्टेंस दे रखी है डी, फिर ये जो थिकनेस है वो भी डी, फिर ये स्टैंडर्ड डी ले रखा है तो ये भी डी, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ले रखी है वो भी डी, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ले रखी है वो भी डी। ठीक, अब बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो बाहर क्रिएट हो रही होगी वो तो हमारी एयर वाली हो रही होगी, जिसको मैं ई नॉट बोल दूं, यहाँ पर भी ई नॉट, और इस वाले ब्लॉक में भी ई नॉट। समझ रहे हैं बात को? इसके अंदर कितनी क्रिएट हो रही होगी, तो जो नेट क्रिएट होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर, उसको दिया जाता है ई नॉट बाई के से। अब मैं के ही ले रहा हूँ क्वेश्चन के अंदर, मीन्स वो एप्सिलॉन नॉट होता है ना, एप्सिलॉन आर, पर के ले रहा हूँ। के यहाँ पर क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो ले रखी है मैंने। वैसे ही कंडक्टर की बात करूँ तो इसके अंदर तो इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ही जीरो होती है। ठीक, अब आप समझे होंगे क्या क्या है, यहाँ पर लिख भी देता हूँ। ई नॉट की बात करूँ तो ये एयर के लिए काम में ले रहा हूँ, और इसको लिखना पड़ जाए तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट ही तो लिखूंगा। समझ रहे हैं? पर अगर मेरे को लेना पड़ जाए, सेकंड भी यहीं पे लिख देता हूँ, पर एंड अगर मेरे को लेना पड़ जाता किसके अंदर, मीडियम में, जिसको मैंने के से रिप्रेजेंट कर रखा है, ई से रिप्रेजेंट कर रखा है, नेट तो इधर ही आएगा, नेट इधर ही आएगा, तो नेट जो आता हमारे पास ई, है ना, क्योंकि पूरा डाइलेक्ट्रिक मीडियम में एक पूरे शीट में समझाऊंगा, तो नेट इधर ही है। मैं कोई यूं नहीं कह रहा कि उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाती, वो वाली इलेक्ट्रिक फील्ड को डॉटेड से बोले तो वो तो थी इंडक्शन वाली, इंडक्शन वाली इधर थी, पर नेट कंक्लूजन वाली तो इधर ही थी, और इसी वजह से पोटेंशियल में ऐड करी थी। तो इसका मतलब यहाँ पर बात करूँ मीडियम के लिए, तो ये वाली वैल्यू कितनी रहती है हमारे पास, ये हो जाती है हमारे पास ई नॉट बाई के। मीन्स इसको उसकी तरह ही लिखना चाहूँ तो सिग्मा नॉट के हो जाती है हमारे पास, ये हो जाती है हमारे पास सेकंड इक्वेशन। तो अगर मेरे को यहाँ पर ग्राफ प्लॉट करने के लिए बोला है, तो ग्राफ कैसे प्लॉट होता हमारा, अगर मैं यहाँ पर थोड़ी डिस्टेंस को, इसको स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से मानता हूँ, तो कुछ पॉइंट्स यहाँ पर ले लेता हूँ समझाने के लिए कि ये डिस्टेंस हो गई d, फिर हो गई 2d डिस्टेंस, फिर हो गई 3d डिस्टेंस, फिर हो गई 4d डिस्टेंस, फिर हो गई 5d डिस्टेंस, है ना। अगर इसको मैं ओरिजिन मानता हूँ d d d, तो 1 2 3 4 5d आ रहे हैं। अब मैं बात करूँ सबसे पहले तो कहीं ना कहीं u से d तक हमारी जो थी वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म रही होगी ना, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो हो गई एयर वाली, ई नॉट वाली, तो ये आ गई वैल्यू। d से, इस d से 2d तक बात करूँ, मीन्स एक तरह से यहाँ से यहाँ तक के लिए बात करता हूँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो कम हो गई ना, पर कांस्टेंट है मीडियम में,
नेट तो इधर की तरफ ही रहेगी, तो इसका मतलब है उसको कहीं यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दूँ। जो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी हमारे पास, ई नॉट बाई के, ई नॉट बाई के। फिर एयर में आ गया, फिर दोबारा मैं एयर में आ गया इस ब्लॉक पर, मीन्स 3D और 2D के बीच की डिस्टेंस, क्योंकि अगर मैं यहीं से सारी डिस्टेंस मेजर कर रहा हूँ तो ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी, 2D डिस्टेंस हो जाएगी ना ये हमारे पास। तो अगर मैं वापस से इधर आता हूँ तो ये फिर एयर आ गया, फिर एयर आ गया इसमें, फिर यहाँ पर पहुँच गई डिस्टेंस हमारे पास। फिर मैं D से 4D पर जाता हूँ, D से 4D के बीच में जाता हूँ, तो 4D यहीं तक चल रहा है हमारा, 4D है ना, इस जगह तक, ये रहा 4D हमारा, यहाँ से यहाँ तक। ठीक, यही तो हमारा DD डिस्टेंस आ रही है ना। तो ये 4D से इस 3D के बीच में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो रही है, 0। ये यहाँ पर शो हो गई, मीन्स E इक्वल्स टू 0 हो गया ना इस कंडीशन में, क्योंकि यहाँ पर कंडक्टर था, ये डार्क हो गया। और अगर मैं वापस से जाता हूँ तो फिर एयर में आ गया मैं, और जब मैं एयर में आ गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फिर ऊपर वाली हो गई, मीन्स ये दोनों स्ट्रेट लाइन में ही हैं। ठीक बेटा, समझे होंगे मैंने क्या समझाया यहाँ पर। ठीक, तो ये अपन ने मैंने एक तरह से ये बताया, और आगे के हिंट के लिए बाकी पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ इसमें क्या क्या हो रहा था, है ना। इसकी इंडक्शन वाली डायरेक्शन जरूर इधर होती है, पर जो नेट होता है जिसको हम ई नॉट बाई के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बोल रहे थे, वो एक्चुअल में इधर की तरफ जाता है ना। ठीक है, देखेंगे, ठीक है ना। वैसे भी हमारी बाहर की स्ट्रांग रहती है, जो भी है ब्रेकडाउन वोल्टेज सब कुछ देखने वाले हैं। तो ठीक, अभी अपन को केवल ये समझना था कहाँ पर यहाँ पर डिक्रीज हुई, ये बात हम जानते हैं। इनसाइड में मीडियम में डिक्रीज होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो डिक्रीज हुई, इसलिए पर रहेगी तो यूनिफॉर्म, रहेगी तो यूनिफॉर्म। ठीक बेटा, नोट डाउन कर लिया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ बेटा, है ना। ठीक, देख लो बेटा, हाँ ठीक। अब ग्राफ यही सब कुछ दे रखा है, पर अब के हमारे से बोला गया पोटेंशियल के लिए ड्रॉ कर दें। इन सेकंड क्वेश्चन ले रहा हूँ, सेकंड क्वेश्चन, ड्रॉ ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन गिवन टू प्लेट्स। ठीक, मीन्स यहाँ से यहाँ तक हमारे को पोटेंशियल डिफरेंस बताना था। ठीक, अब धीरे धीरे चालू हो, ये वाला ग्राफ तो आप समझ गए हैं, तो मैं इसको रब कर रहा हूँ। ठीक ठीक, रामायण तो अभी भी यहाँ से यहाँ तक थी, पर अगर मेरे को अब ग्राफ प्लॉट करना था कहीं ना कहीं पोटेंशियल का, जिसमें यहाँ पर हम सिर्फ फील्ड ही रिप्रेजेंट कर पा रहे थे, है ना। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला अगर अपन बात करें तो सबसे पहले तो मैं पोटेंशियल निकाल देता हूँ, सॉल्यूशन की कैसे पोटेंशियल निकालते। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स, बिटवीन प्लेट्स मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस को ऐसे दे दूँ, प्लस और एक माइनस प्लेट के बीच में ले रहे हैं अपन, प्लस और माइनस के बीच में। तो यहाँ पर अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस निकालता हूँ प्लस और माइनस के लिए, इन प्लेट्स के बीच में, प्लेट्स के लिए लिखा है। ठीक, तो मैं कैसे लिखना चालू करता, पोटेंशियल डिफरेंस नॉर्मली फॉर्मूला क्या होता है हमारे पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला, E इंटू डी आर, यही तो होता है फॉर्मूला हमारे पास। ठीक, चाहे वो माइनस के साथ रहता हो। ठीक, अब मैं अगर यहाँ पर बात करता हूँ इस जगह पर, तो यहाँ पर कितना हो जाता, ई नॉट बाई डी, ई नॉट बाई डी, ई नॉट बाई डी। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर बात करूँ डायरेक्शन तो इधर ही रहने वाली है, तो ये हो जाता हमारे पास ई नॉट बाई के इंटू डी, यही डिस्टेंस रह रही है इस जगह पर। फिर दोबारा एयर आ गई, फिर दोबारा ई नॉट इंटू डी, फिर नेक्स्ट स्टेप पर जाता तो इधर कितना हो जाता हमारे पास, तो ये तो जीरो ही हो जाता हमारे पास। समझ रहे हैं ना, कंडक्टर के इलेक्ट्रिक फील्ड की जीरो होने की वजह से इसको जीरो लिखा। और लास्ट वाले के लिए बात करूं तो ई नॉट बाई डी हो गया। तो टोटल अगर पोटेंशियल बोलूं कि कितना आया है यहाँ पर, तो 3 ई नॉट डी, यही ना 1 2 3 प्लस ई नॉट डी बाई के। अगर कहीं सॉल्यूशन करना होता तो हम कुछ इस तरह से सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को,
ठीक, समझे होंगे यहाँ तक। तो अब बात करें, ग्राफ बनाना था तो ग्राफ के अंदर कहीं ना कहीं डिस्टेंस आ रही है, तो जो भी ये मैग्नीट्यूड वाइज हैं स्लोप, इनके बीच में जो रिलेशन होता है, क्योंकि हम ई से ही डी पर जाएंगे तो जो स्लोप होगा वो ही रिप्रेजेंट करेगा कि कैसा होगा। यहाँ पर पोटेंशियल कांस्टेंट और होने वाला है, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जरूर लग सकता है। तो कहीं ना कहीं मैंने ये तो सॉल्यूशन कर दिया। अब अगर मैं ग्राफ प्लॉट करना चाहता हूँ तो ठीक, सबसे पहले अब यहाँ पर करना चालू करा फॉर ग्राफ के लिए मैं कुछ कर रहा हूँ, तो उसके लिए मेरे को कुछ ना कुछ नेमिंग जरूर करनी पड़ेगी जिससे आप समझ पाएँ। तो मैं नेमिंग करने के लिए क्या करता हूँ, इसको ए बी सी डी ई और लास्ट वाले को एफ कर रहा हूँ। ठीक, अपन ये भी जानते हैं कि जो ई होता है वो v बाई डी होता है। समझ रहे हैं बात को? ई क्या होता है? ई v बाई डी कहलाता है हमारे पास, मीन्स स्लोप ऑफ, क्योंकि मेरे को ग्राफ बनाना है पोटेंशियल डिफरेंस और इसके बीच में, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं v और कहीं पर d आएगा। तो स्लोप ऑफ इसी को e बाई डी, दैट इज द फॉर्मूला लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे बेटा, है ना। यूँ चाहे चेंज इन पोटेंशियल आपने इस ढंग से पढ़ रखा हो, माइनस का साइन लगा रखा हो, दैट इज नॉट मैटर, डेल वी और डी फॉर्मूला लिखा है यहाँ पर। तो स्लोप ऑफ ए टू बी एंड स्लोप ऑफ दिस वन सी डी, स्लोप ऑफ सी डी इक्वल्स टू स्लोप ऑफ सी डी और ई एफ। सबके स्लोप जो थे हमारे वो तो ई नॉट के ही बराबर थे। और वैसे ही बात करूं, है ना, ये तो अब आप समझने लगे, इसको चाहे लिखे रहें तो इसको फर्क नहीं पड़ रहा। वैसे ही स्लोप ऑफ, इसका अंदर स्लोप लेता हूं ग्राफ बनाने के लिए, क्योंकि वी डी वी ग्राफ ई के साथ रिलेशन है। रिलेशन जब भी मल्टीप्लाइड का आता है, डिवाइड का आता है, हम स्लोप लेते हैं काम में tan थीटा जिसको बोलते हैं अपन। तो अगर मैं स्लोप लेता किसका स्लोप, इसका डाइलेक्ट्रिक मीडियम का, तो स्लोप हो गया हमारे पास बी सी इक्वल्स टू हो जाता ई नॉट बाई के। मीन्स बी सी का स्लोप थोड़ा कम होता, मीन्स tan थीटा थोड़ा सा कम होता है, क्योंकि मैं इसी को ही tan थीटा भी लिख देता हूँ इस जगह पर, tan थीटा ही निकाल रहा हूँ एक तरह से। स्लोप का मतलब जो आता ई नॉट बाई के, है ना। और इसको भी थोड़ा छोटा करूँ तो मैं tan थीटा कहीं ना कहीं लिख पाऊंगा, स्लोप ऑफ ई एफ इक्वल्स टू tan थीटा, और tan थीटा यहाँ पर किसके बराबर था, ई नॉट के। ठीक है, जब ये चीज़ हमारे को पता लग गई तो हमारे लिए कोई दिक्कत की बात नहीं थी अब। ठीक, और अगर मैं स्लोप ऑफ डी ई बोलूँ तो वो जीरो आता स्लोप, सिंस पोटेंशियल इन कंडक्टर इज कांस्टेंट, और जब उसमें कोई चेंज नहीं आता तो कहीं ना कहीं स्लोप हमारे को जीरो लिखना पड़ता। तो ये कुछ डेरिवेशन है, मैंने जो तरीके हैं वो समझाए हैं। अब मैं ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ, तो डायग्राम आप लोग देख चुके हैं, एक बार नोट कर चुके हैं डायग्राम को, तो इसका मतलब मैं डायग्राम को रब कर सकता हूँ। तो यहाँ पर अब डायग्राम समझा सकता हूँ कि क्या मैंने ए बी सी डी से ही स्टार्ट किया था। और ये भी हमारे को पता है कि जो भी अंदर क्रिएट हो रहा है वो यूनिफॉर्म है, जो भी क्रिएट हो रहा है इज यूनिफॉर्म क्रिएट हो रहा है अंदर जो भी क्रिएट हुआ है। तो अब मैं अगर ग्राफ बनाने की कोशिश करता हूँ, ग्राफ बी किसके लिए चालू करूँ, v प्लस से, मीन्स a से चालू कर रहा हूँ। तो ग्राफ कुछ ऐसा आया हमारे b तक, कुछ ना कुछ एंगल लिया होगा, मीन्स ये एंगल में थीटा 1 शो कर देता हूँ, जो फिर 1 1 ही शो करूँगा सब जगह। ए से बी ग्राफ के अंदर जो आ रहा था हमारे पास वो एयर था, तो ये एयर के लिए वैल्यू निकाली। मीन्स अगर मोटे तौर पर बोलूँ तो ये जो स्लोप है ये हमारे पास ई नॉट आया है। ठीक, ये बी है
ऐसे लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ये बी पॉइंट है हमारा, बी पॉइंट। ठीक, अब क्या हुआ होगा, बी और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो चुकी थी, डी। अगर इसको स्टार्टिंग पॉइंट प्लस प्लेट से चालू कर रहा हूँ तो पोटेंशियल को। ठीक, फिर बात करूँ कि इसके बाद मैंने ले लिया था डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में क्या हुआ होगा, फिर दोबारा गाड़ी आगे बढ़ी होगी, पर जो अब स्लोप रहा होगा वो कहीं ना कहीं इससे थोड़ा छोटा रहा होगा। स्लोप छोटा रहा होगा, तो स्लोप छोटा करने के लिए मैं कुछ ऐसा कर दूं। अब आपको दिख रहा होगा ना कहीं θ2 छोटा दिख रहा है स्लोप वाइज। ये डिस्टेंस हो गई 2d। ये ग्राफ किसके लिए प्लॉट करा है, बीच वाला, ये एयर के लिए था, ये डाइलेक्ट्रिक के लिए, जिसमें ये वैल्यू किसको बता रही है, स्लोप को, E0/K को, E0/K को ये बता रही है हमारे को इसका स्लोप, मीन्स इसका tan थीटा। फिर बात करूं मैं आगे कि इसके बाद क्या आ गया था, एयर आ गई थी, तो इसका मतलब स्लोप फिर बढ़ा, पर ये वाला स्लोप किसके बराबर रहा, θ1 के बराबर ही, θ1 के बराबर ही रहा, θ1 के बराबर, क्योंकि एयर आ गई थी, मीन्स यहाँ पर एयर था, फिर मैंने मीडियम ले रखा था वहाँ पर, फिर मैंने अभी क्या ले रखा है यहाँ पर, एयर। फिर बात करूँ तो कहाँ पर पहुँचे होंगे हम लोग, मीन्स ये पहुँच चुका हूँ 3D पर। एयर के बाद अपन लोग किस में आ गए थे, उसके बाद मैंने रख रखा था गुड कंडक्टर रख रखा था मैंने स्लोप 0। और पोटेंशियल की बात करूं, क्योंकि जो ग्राफ है दिख रहा है उधर, ग्राफ बन रहा है पोटेंशियल और डिस्टेंस के बीच में, ग्राफ बन रहा है डिस्टेंस एंड, कुछ टाइम बाद ये सब इजी लगने लग जाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं आगे, पर ये हिंट देना जरूरी था इसी जगह पर ही, इसलिए मैंने लिया इस क्वेश्चन को। यहां पर क्या ले रखा था हमने, कंडक्टर। तो कंडक्टर के अंदर तो पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है ना, ऐसे भी रिमेंबर रख सकते हो ना, कंडक्टर था, कंडक्टर के अंदर क्या होता है, कंडक्टर के अंदर पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है, इसलिए सीधा कर दिया, यूं ध्यान रख लें, बायोलॉजी के हैं तो आप। ठीक, इसके बाद वापस क्या आई थी, इसके बाद हमारी एयर आ गई थी, फिर लास्ट में एयर आ गई थी, तो फिर स्लोप बनाया, और यहां पर तो हमारा एंड ही हो गया था ना, फिर दोबारा E0 आ गया था, समझ रहे हैं। यहां पर इस जगह पर ये आया, इस जगह एयर आई, तो इस जगह पर फिर स्लोप E0 आया, और यहां पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही 0 थी ना, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 थी, पर ये थीटा वापिस से θ1 है, क्योंकि यहां पर फिर एयर है। और इन सबको थोड़ा सा नीचे लिख रहा हूं, क्योंकि मैं यहां पर इसको अब डॉटेड लाइन को बढ़ाकर इसको यहां पर लिख रहा हूं, एयर यहां पर है, इसमें लिया था अपन ने मीडियम, इसमें लिया था अपन ने फिर दोबारा एयर, और इसमें आया था कंडक्टर। ठीक, और यहां तक में ये अगर मैं थोड़ा सा डॉटेड बढ़ाता हूं इस जगह तक, तो ये ही तो हमारा V प्लस माइनस आ रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस दो प्लेट्स के बीच में। तो ये ग्राफ के अंदर, और जो यहाँ पर थीटा ले रखा है मैंने, जो θ2 है इज लेस देन θ1 है, ये बात भी कहीं ना कहीं हमारे माइंड में रहे, है ना। और एक बार वापस से जब रिपीट पढ़ेंगे तो आपको थोड़ी बात समझ में आएगी कि इसका स्लोप कम हुआ है, क्योंकि E0/K वैल्यू है स्लोप की वैल्यू। बाकी इन सब के अंदर क्योंकि एयर में था तो E0 वैल्यू आ रही थी, है ना। स्लोप का मतलब tan थीटा, मीन्स इसी को तो अपन tan थीटा बोल सकते हैं एज ए स्लोप। V और डिस्टेंस के बीच का E कहलाया हमारा। ठीक, यहां पर सब दिख रहा था, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर एंड कर रहा हूँ, फिर ये भी बताने वाला हूँ कि जब हम डिफरेंट प्लेट्स, मैंने प्लेट्स की साइज वही रखेंगे आमने सामने, पर चार्जेस चेंजेस कर देंगे तो क्या होगा, तो वो अपन देखने वाले हैं आगे के लेक्चर्स के अंदर, है ना बेटा। ठीक बेटा, गुड डे बेटा, गुड डे।